स्वागत है। आइए आपको एक बात बता दें त्रिपुरा के बारे में। यहां पर करीब 50 सीटों पर राउंड्स की काउंटिंग हो रही है। सिर्फ 18% जो आप नतीजा देख रहे हैं वो पोस्टल लीड्स हैं। हम सीधा त्रिपुरा की ब्रेकिंग पर जाते हैं और त्रिपुरा में यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीड जो एक वक्त में 40 पहुंच गई थी, अब वो घटकर 30 हो गई है। बहुमत का आंकड़ा 31 है, तो वो अभी पूर्ण बहुमत या एक जो सिंपल मेजॉरिटी है उससे पीछे हैं, एक सीट पीछे हैं। अभी भी ये चीजें बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो कुछ स्पष्ट रूप से कहना शायद संभव नहीं होगा। और इसमें इस बार जो टिपरा मोथा है, पहली बार वो 12 सीटों पर उसकी बढ़त दिखाई दे रही है। पहली बार वो 2 अंकों में उसकी बढ़त आई है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम त्रिपुरा से आया है, क्योंकि जो शुरुआती पोस्टल बैलेट थे उसमें टिपरा मोता काफी पीछे चल रही थी, लेकिन अब 12 सीटों पर उसकी बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन जो है वो 17 सीटों पर त्रिपुरा में आगे है। तो ये एक तरह से नए समीकरणों को भी जन्म देता है अगर यही रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं। लेकिन अभी एक बहुत लंबी मतगणना बाकी है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और वहीं हम नागालैंड पर भी नजर डाल लेते हैं। नागालैंड में स्पष्ट तौर पर बीजेपी का जो गठबंधन है वो 2/3 से भी बड़े बहुमत की ओर बढ़ रहा है। वहां पर काफी ज्यादा उनको बढ़त मिली हुई है और इसमें कोई परिवर्तन संकेत नहीं आया है। जो पोस्टल बैलेट का रुझान था उसमें जरूर 50 तक पहुंचे थे नागालैंड में, लेकिन अब वो घटकर 41 जरूर हुई है। लेकिन जो बढ़त है वो बाकी विपक्षी दलों की तुलना में काफी ज्यादा उनकी बने हुए हैं। उनको जरूरत नहीं होगी किसी और की। लेकिन नागालैंड का ट्रेंड, जैसे कि यहां पर बहुत सारे मेहमान भी हमको बता रहे थे कि और दल वहां पर जुड़ जाते हैं। जो सत्ता में होती है पार्टी, उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। तो उस तरीके की कोई दिक्कत नागालैंड में आती हुई दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रही है। मेघालय में भी हम आपको ये बता दें करीब 50% राउंड्स की जो काउंटिंग है वो चल रही है और उसके हिसाब से एनपीपी 21 पर आगे है, बीजेपी 10, टीएमसी 9, कांग्रेस 6, यूडीपी 4। तो अगर बीजेपी और यूडीपी को एनपीपी से मिला लें, अगर ऐसा माना जाए कि पुराने गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं वो साथ में आ जाएं, तो यहां पर भी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ये 50% पोस्टल बैलेट्स अभी भी यहां पर हैं, तो पूरा राउंड की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। स्लो है थोड़ा सा। आरती जैरथ हमारे साथ स्टूडियो में है। लेकिन त्रिपुरा एक अलग कहानी बताता है। यहां आप ये समझिए 85% अब जो ईवीएम है उसकी राउंड्स की काउंटिंग हो रही है और इसमें बीजेपी 30, 31, 30 मतलब कहां 40 तक पहुंच गए थे वो नीचे आया है। तो आपको लगता है ये रैशनलाइजेशन जो है ये ज्यादा सटीक होगा जमीनी हकीकत से? देखिए, ये उलझान इतने बदल रहे हैं कि कुछ कहना मुश्किल है। पर आई थिंक जो मेन चीज देखना है कि ये तिपरा मोठा जो है इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। क्योंकि अगर ये डबल डिजिट्स कह रहे थे पहले, तो मतलब उन्होंने ये 20 ट्राइबल सीट्स जो हैं, यहाँ बीजेपी की पिछली बार वो आईपीएफटी के साथ समझौता था, 17 सीटें जीती थी। बिल्कुल। और वो अब वो समझौता तो है, पर जो आईपीएफटी है वो पार्टी तो बिल्कुल टूट गई है। उनके काफी सारे एमएलएस तो तिपरा मोठा में चले गए हैं। तो मतलब वो कोई ताकत नहीं दे रही है अलायंस को। तो बीजेपी को जितनी सीटें जीतना है वो नॉन ट्राइबल एरियाज में जीतना पड़ेगा। तो अगर ये तिपरा मोठा एक्चुअली 12-15 सीटें जीत लेती है जो वो कह रही है, तो फिर बीजेपी की मेजॉरिटी हो सकता है कि 30 हो या 31 हो, पर बहुत मतलब स्लेंडर मेजॉरिटी होगी। दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं, बीजेपी और टिपरा मोठा। देखिए, तिपरा मोठा जो है उनका बहुत साफ डिमांड है कि हमको कमिटमेंट चाहिए कि ऑटोनॉमी के लिए या सेपरेट स्टेट के लिए हमको कमिटमेंट चाहिए। तो जो पार्टी ये कमिटमेंट देने को तैयार है, हम उनके साथ हाथ जोड़ेंगे, नहीं तो हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। और इसी बल पे तो वो जीत रहे हैं। अगर इस पे वो पीछे हट जाते हैं तो आगे जाके उनको पर ये वादा तो कोई पार्टी नहीं कर सकती। बीजेपी तो जो केंद्र में सत्ता में वो तो करेगी नहीं, लेफ्ट पार्टियां करेंगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। पर आप देखिए ये जो 17 सीटें हैं जो लेफ्ट कांग्रेस के हैं, इसमें से कांग्रेस के कितनी सीटें हैं? 1 है शायद। कांग्रेस का वो ब्रेकअप अभी तुरंत नहीं है, मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप 5 सीटों पर है और सीपीएम 11 सीटों पर है। अच्छा, तो फिर कांग्रेस का एक्चुअली पिछली बार तो 0 था ना कांग्रेस का, तो इस बार कांग्रेस थोड़ा बढ़ गई है।
तो ये कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। और लेफ्ट जो मतलब 25 साल से त्रिपुरा में बैठी हुई थी, आप देखिए लेफ्ट का क्या हाल हो रहा है। इसका वोट शेयर भी पता नहीं, अभी कुछ पता चल रहा है कि नहीं, शायद जल्दी है। और जो 31 सीटों का बीजेपी गठबंधन आ गया, उसमें 30 बीजेपी है और आईपीएफटी, जिसके बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है, वो केवल एक सीट पर आ गए। बिल्कुल। तो इसलिए 31 सीटों पर बीजेपी गठबंधन। बिल्कुल। तो ये इलेक्शन जो है बीजेपी को अपने बल पे जीतना पड़ेगा। ये अपने अलायंस पार्टनर से तो कुछ मदद नहीं मिल रही है। तो पर मेरे ख्याल में आप पहले बात कर रहे थे कि ये जो फैसला लिया था चीफ मिनिस्टर को बदलने की, ये इससे फायदा हुआ है बीजेपी को कि नहीं? और मुझे लगता है कि ये रुझान दिखा रहे हैं कि फायदा हुआ है। उन्होंने मतलब नहीं, अगर नहीं बदला जाता तो नुकसान क्या था? नुकसान ये था कि शायद लेफ्ट वापस आ जाती, हो सकता है, क्योंकि एक तो वायलेंस बढ़ रही थी, दूसरी ये मतलब पता नहीं कैसे संभल नहीं रहा था उनसे। बिल्कुल गवर्नेंस संभल नहीं रहा था, पता नहीं कैसे अजीब तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। कुछ तो स्टेटमेंट्स अखिलेश जी क्या वो कुछ तो स्टेटमेंट वो ऐसे बोल जाते थे कि फिर पार्टी के लिए भी बड़ी दिक्कत होती थी उसको जस्टिफाई करना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही स्मार्ट फैसला किया बीजेपी ने अपना चीफ मिनिस्टर बदलने। लेकिन अब ये चीफ मिनिस्टर भी आगे बने रहेंगे या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिल्कुल। और प्रतिभा भौमिक जो उनको चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद भी हैं लोकसभा के। बिल्कुल। तो वो यही एक प्रश्न चिन्ह है, पर बीजेपी में तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। प्रमोद स्वामी जी बीजेपी हमारी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आज के दिन में मुख्यमंत्री के बाद उपमुख्यमंत्री बना दिया। तो प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। आपका स्वागत है प्रमोद जी। यही बात कि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री को भी त्रिपुरा में बीजेपी ने चुनाव लड़वाया, तो इसके पीछे की सोच क्या थी? क्या ये है कि एक संदेश देना महिला मतदाताओं को कि हम आपके साथ हैं, हमारी एक महिला बड़ा जो चेहरा है वो भी चुनाव मैदान में है, या इसके पीछे कुछ और रणनीति है कि डॉक्टर माणिक साहब को हटा करके बाद में प्रतिभा भौमिक को बना दिया जाए? देखिए, आप लोग ज्यादा डिस्कशन में व्यक्ति विशेष को रख करके ज्यादा डिस्कशन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के ऊपर काम करती है। और आप देखिए कई जगह हमने चीफ मिनिस्टर बदली भी की है, गुजरात में भी हमने बदली किया, लेकिन नतीजा देखिए, जनता ने जनादेश जो है काफी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। तो जब हम चीजों का विश्लेषण करें तो हमें पूरा एक लार्जर पिक्चर के ऊपर में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति थी और आज नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति है। पहले नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे और आज नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट है। पहले नॉर्थ ईस्ट में यूपीए के समय 0.6 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे सड़कों का निर्माण होता था, आज 1.5 किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़कों का निर्माण हो रहा है। यूपीए के समय में 13 फाइनेंस कमीशन में नॉर्थ ईस्ट को 87,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे और एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 13,375 करोड़ रुपए जो है इसको नॉर्थ ईस्ट में अलॉट किए है 14 फाइनेंस कमीशन ने। तो नॉर्थ ईस्ट की जो पहले एक पहचान थी वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए नॉर्थ ईस्ट की पहचान होती थी, और आज जो नॉर्थ ईस्ट की जो पहचान हो रही है वो डेवलपमेंट के लिए हो रही है, विकास के लिए हो रही है, कनेक्टिविटी के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कितना सुंदर काम हुआ है। तो ये जो डेवलपमेंट जो हुआ है ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। आज प्रधानमंत्री कम से कम 50 आप सरकार में थे मेघालय में, और उसके बाद चुनावी मैदान में जब उतरे तो आप एक तरीके से अपनी ही सरकार पर करप्शन के आरोप लगा रहे थे। ये भी इसी नॉर्थ ईस्ट में हुआ। देखिए मेघालय की बात मैं आपकी बात और का बड़ा अदब से जवाब अब ऐसा लगता है कि आप वापस उसी गठबंधन में चले जाएंगे। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसकी सीटों की संख्या बढ़े। हम राजनीति करने आए हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़े। पहले हमारी सीटों की संख्या वहां मात्र 2 थी, और इस बार जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा हमारी सीटों की संख्या मेघालय में बढ़ेगी। दूसरी बात, पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 21 थी, और आज देखिए कांग्रेस का क्या हाल वहां हो रहा है मेघालय में। तो रणनीतिक रूप से आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जब सीटों की संख्या बढ़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने पैरों को मजबूती के साथ में वहां खड़ी है।
हमने तो अपने अपना विस्तार किया है, अपनी पार्टी का विस्तार किया है। और सरकार जो है, पहले भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट थी मेघालय में, अभी भी कोalition गवर्नमेंट बनेगी, नागालैंड में भी कोalition गवर्नमेंट बनेगी, और त्रिपुरा में हम अपनी ताकत के ऊपर में हम सरकार गठन करने जा रहे हैं। त्रिपुरा का अभी तक का जो रुझान आ रहा है प्रमोद जी, उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी मामला 19-20 का ही है, अभी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई है। तो मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लेता हूं, इस वक्त के जो रुझान आ रहा है उसके हिसाब से, कि अगर बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिलता है आईपीएफटी के साथ, तो क्या आप जो तिपरा मोथा पार्टी है उसके साथ अलायंस करेंगे? क्योंकि उनकी मांग तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप लिखित में दीजिए कि अलग राज्य बनेगा। नहीं, देखिए, त्रिपुरा मोथा पार्टी जो है, उनके जो कुछ इश्यूज है उसको हम भी सम्मान करते हैं। और जो वहां के जो महाराजा साहब है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके व्यक्तिगत संबंध जो है हमारे नेडा के जो कन्वीनर है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री के साथ में काफी बेहतर संबंध है। अच्छा। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीटिंग में भी इस बात का उल्लेख किया है। तो अभी देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरे नतीजे वो ये भी कह चुके हैं, मतलब उन्होंने, आप उनके बयान की अगर बात करें तो उन्होंने ये बयान भी दिया कि अपना महल बेचकर मैं बीजेपी के 25-30 एमएलए खरीद लूंगा। देखिए, मैं बता रहा हूं, चुनाव के पहले बहुत सी बातें कही जाती है अभिषेक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, आप जानते हैं। लेकिन जिस पार्टी की सीटें ज्यादा होगी, मुख्यमंत्री तो उसी पार्टी का होगा। वो कुछ भी बोले, चुनाव के पहले उन्होंने जो बोला और चुनाव के बाद में जो स्टेटमेंट होगा, उसमें थोड़ा काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, बढ़िया। एक्चुअली ये गलत है। अब देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिंदे साहब बैठे हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में, और उनकी संख्या कम है बीजेपी से। तो ये बात नहीं है कि जिसकी संख्या ज्यादा हो वो ही चीफ मिनिस्टर के, जो चीज जब सूट करे, बिल्कुल उस हिसाब से। बिल्कुल जी। तो त्रिपुरा में अब जो संख्या दिखाई दे रही है, 29 पर बीजेपी गठबंधन आ गया है। तो ये संख्या, शुरुआत के जो रुझान थे उससे काफी नीचे अब बीजेपी गठबंधन वहां पे त्रिपुरा में दिखाई दे रहा है। 29 तो काफी कम हो गया। आप ये समझिए कि बहुमत के आंकड़े से दो कम जो शुरुआत में जो है वो 18 पर है, और तिपरा मोथा जो है वो 12 सीटों पर। तो 2 अंकों में तिपरा मोथा की संख्या दिखाई दे रही। तो किंग जो है, किंग मेकर हो सकते हैं। अगर आज के, अभी के जो रुझान है, अगर हम उनको जोड़ेंगे तो तिपरा मोथा, लेफ्ट, कांग्रेस और एक इंडिपेंडेंट जो है, एक्चुअली उनकी बहुमत है। नहीं, बहुमत है, लेकिन अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो, क्योंकि पूरे चुनाव में हमने ये देखा कि जो उनका पूरा आधार था वो एंटी लेफ्ट था, ऐसा बताया भी गया है बहुत। जितने बोला कि तिपरा मोथा का लेफ्ट पार्टियों के साथ जाना ज्यादा मुश्किल है, ये हमारे एक विश्लेषक अभी बोल करके गए हैं। तो उनका ये कहना है कि वो डबल इंजन की सरकार वाला जो फार्मूला है, उसके चलते वो ज्यादा संभावना है कि इधर आए। 25 साल से एक दूसरे को मारपीट काट, हाँ, लेकिन फिर भी साथ आ गए। तो जैसे संकेत ने अभी बोला, जो सिचुएशन को सूट करता है वही होता है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। तो आई थिंक आज के दिन में कहना कि ये नहीं हो सकता है, वो सही नहीं है। बिल्कुल सही। 28 पर अब जो ताजा आंकड़े दिख रहे हैं, 28 पर बीजेपी गठबंधन है। तो ये लगातार घटता जा रहा है, जो कि शायद अभी बैठ करके प्रमोद स्वामी जी की पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े चिंतित होंगे, बैठ के सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो शायद गुवाहाटी से वो तय कर रहे होंगे कि मैं प्लेन लेकर के किस दिशा में जाऊंगा, कि मैं शिलांग चले जाऊं या अगरतला चले जाऊं। क्यों प्रमोद स्वामी जी? नहीं, देखिए, अभी रिजल्ट आने दीजिए। अभी भी 28 है, तो आंकड़ा तो बहुमत के करीब ही है हमारा। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने संकीत जी रखना चाहूंगा कि विकास जो हुआ है ना, तो देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट जो है, ये साउथ ईस्ट एशिया का भी गेट पे बन चुका है। और ये जो ट्राइलिटरल जो हाईवे जो है, इंडिया म्यांमार और ये इंडिया म्यांमार और ये का जो के बीच में जो ये ट्राइलिटरल जो हाईवे जो बन रहा है, इससे जो है हमारे जो विकास की गति जो है वो काफी तेज होगी। और उसके अलावा भी अगरतला अखवारा जो रोड प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत काम हुआ है। और देखिए, उसके अलावा भी आप त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें तो ये त्रिपुरा में जो इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को भी हमने वहां रिजोल्व किया है।
ब्रू रियांग समझौते के तहत 40,000 जो फैमिलीज थी जो नारकीय जीवन जी रहे थे, ब्रू रियांग समझौता होने के बाद में उन लोगों को भी सम्मान से जीने का वहां हक मिला है। और एनएलएफटी नेशनल लिबरेशन ऑफ त्रिपुरा जो है, इसके 8,000 कैडरों ने सरेंडर किया है, जो आर्म्स एंड एमुनेशन लेकर के आपको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, वो आज राष्ट्र की मुख्यधारा में आए हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट की जो पहचान पहले जो उग्रवाद के लिए होती थी, आज वो नॉर्थ ईस्ट जो है विकास के पथ पे चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, तो इसमें ये बात तो आएगी कि जो केंद्र सरकार रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है इन चुनाव परिणामों में। लेकिन बताया गया कि महिमा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। त्रिपुरा की जो अभी स्थिति बन रही है, इसमें एक हाइपोथेटिकल प्रश्न, क्योंकि अभी तो रुझान आने बाकी हैं, जो अभी चल रहे हैं उसमें परिणाम काफी हद तक बदल भी सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या टिपरा मोता के साथ आपका गठबंधन जा सकता है, आपका अलायंस हो सकता है उनके साथ? आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो नाम दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम महिमा सिंह है, महिमा चौधरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता की बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी और आपने मुझसे सवाल पूछा कि हम गठबंधन किससे कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमने अपनी स्थिति बड़ी स्पष्ट की है और बड़े ही पुरजोर तरीके से इस चुनाव को लड़ा है। लेकिन भाजपा की जहां तक बात है, या वो बात चाहे एनडीपीपी की हो या एनपीपी की हो या इन तीनों राज्यों में जो मसले रहे हैं उनकी हो, जो पार्टियां रही हैं सत्ता में, उनमें से एक ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बताया, अकाउंटेबिलिटी नहीं बताई, और फिर भी यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, हाईवेज की बातें बता सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ये बता रहे हैं हमने इतने हाईवे बनाए हैं, लेकिन ये उन हाईवेज की बात नहीं करते जो बनाते ही टूट जाते हैं, जो पहली बारिश में ही ढह जाते हैं। ये ऑल सीजन हाईवेज उनको बोलते हैं। दूसरी बात ये, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगी कि इनसे ये सवाल किया जाए भाजपा के प्रवक्ता से कि इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के क्या विचार है, क्योंकि नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर और त्रिपुरा के अंदर, तीनों जगह पर, खास तौर से नागालैंड और मेघालय में हमने बार बार ये सवाल उठाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करे, लेकिन उस पर ये चुप्पी साधे हुए हैं। इनके मैनिफेस्टो के अंदर नागा पॉलिटिकल इशू का कोई कहीं मेंशन नहीं मिलता है, लेकिन ये बातें करते हैं उन सड़कों की जो कहीं है नहीं। मैं 1 महीना नागालैंड रह करके आ रही हूँ और आप लोगों को जमीनी स्तर की स्थिति बता सकती हूँ। ना वहां पर बिजली है, घंटों घंटों के कट लगते हैं, ना वहां पर सड़कों की जगह सड़कें हैं, ना वहां पानी की जगह पानी है। लेकिन फिर भी भाजपा जो है वो त्रिपुरा के अंदर हमारे नेता के ऊपर हमला करवाने के बावजूद, अपनी गुंडागर्दी की असली सूरत दिखाने के बावजूद, आज नतीजों के दिन, नतीजा जो मर्जी हो, जो कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आज नतीजों के दिन बैठकर यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और अपनी जो विकास जो कहीं दिखाई नहीं देता है, अपने काल्पनिक विकास का बखान कर सकते हैं। अब रही बात आपने जो सवाल पूछा था उसकी कि हम गठबंधन करेंगे, किससे करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लगता है नतीजे आने के बाद की बात है। हम मजबूत स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया क्योंकि आज भाजपा की जो तानाशाह ताकतें इस देश के अंदर पुरजोर तरीके से जो है छाई हुई हैं पूरे लोकतंत्र के ऊपर, काले बादल बन के, उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए जिस तरह का गठबंधन करने की आवश्यकता होगी वो गठबंधन कांग्रेस करेगी, भाजपा के साथ नहीं करेगी, ये तय है। मैं महिमा जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, क्योंकि इन्हीं नतीजों को आप देख लें, त्रिपुरा में अगर आप बात कर लें तो आपके गठबंधन को भले ही 18 जगह बढ़त दिख रही हो, लेकिन उसमें कांग्रेस का योगदान 4 या 5 ही है। अगर आप यही बात मेघालय में करें तो 2018 में आपकी सीटें बहुत ज्यादा थी, इस बार आप 4 ही सीटों पर हैं बढ़त, यानी कि आप 17 सीट नीचे हो गए हैं। और नागालैंड में तो आप 1 पर आकर के रुक गए। तो ऐसे में आप अपनी भूमिका कहां देखते हैं विपक्ष में? आप तो साकेत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से मुखातिब हूं और आरती जी भी मौजूद हैं, जो आप सभी लोग बहुत वरिष्ठ हैं और ये जानते हैं कि मेघालय के अंदर किस तरह से लोकतंत्र को पटकनी दी है भाजपा ने, लोकतंत्र का अपमान किया है भाजपा ने। न सिर्फ मेघालय में, महाराष्ट्र की अभी बात उठी थी तो बिल्कुल
ये एक नई तरह की राजनीति और नई तरह के तौर तरीके भाजपा ने इस देश को दिखाए हैं और एक नए निम्न स्तर पर राजनीति को इस देश के अंदर ले जाया जा रहा है। प्रयास ये रहता है कांग्रेस का कि उस निम्नता में जितना हो सके एक अच्छा एक दुरुस्त। पर महिमा जी मुझे आप ये बताइए, देखिए आप कितने दुरुस्त होंगे ये तो इस चीज पर तय होगा ना कि आप चुनाव जीत रहे हैं, आपका विनेबिलिटी फैक्टर। साकेत जी आप जानते हैं मेघालय में हमें नए स्तर से मैं अपना नाम दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम संकेत है। बनाना पड़ा है हमारे सारे। महिमा जी अगर आप मुझे इजाजत दें, महिमा जी मुझे आप अगर इजाजत दें, मैं जरा अपना नाम दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम संकेत है, साकेत नहीं। क्षमा चाहती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, एक गलती हमसे हो गई, एक आपसे, कोई बात नहीं। हाँ संकेत जी ऐसा है कि हमारी जो स्थिति है मेघालय और नागालैंड में, आप जानते हैं कि संगठन को हमें एक तरह से जड़ से दोबारा खड़ा करना पड़ा है। मैंने कहा लोकतंत्र को पटकनी जो भाजपा ने दी है वहां पर, वही महाराष्ट्र में किया है, वही मणिपुर में किया था, गोवा में किया था, वो राज्य दर राज्य ये करते जा रहे हैं। और कोई बात नहीं, हम अपने संगठन को दोबारा जुटाने में बिल्कुल तत्पर हैं, कार्यरत हैं। मेघालय के अंदर हमारे उम्मीदवारों की जो उम्र है, जो औसत उम्र है वो 45 से नीचे है। उसी तरह से नागालैंड के अंदर भी जो हमारे उम्मीदवारों की औसत उम्र है वो 35 से 45 के बीच है। तो ये नई तरह की आप कह रही हैं संगठन बनाने की रणनीति के तहत इस चुनाव को देखा जाए, ना कि काफी देर से कुछ जवाब देना चाहते हैं। प्रमोद जी। हाँ, अभी मेरी बहन कह रही थी लोकतंत्र को पटकनी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अरे भैया, देश की जनता जनादेश देती है, कम से कम जनादेश का सम्मान करिए। और मेघालय में मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा मेरी बहन को कि जरा राजनीतिक वहां की जो हालात है उसको थोड़ा एनालिसिस कर करके बाद में अगर आप कुछ बोलती तो अच्छा लगता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को मेघालय में 21 सीटें मिली थी और जो मुकुल संगमा साहब जो कांग्रेस के लीडर थे वो टीएमसी में चले गए बहन मेरी, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए हैं। और आज वो वहां अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कांग्रेस ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आपके नेता अगर टीएमसी में चले जाते हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे दोषी हो सकती है? पहले तो आप लोग ममता बनर्जी के साथ में बैठ करके 2024 में देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा इसको तय कर ले। दूसरी बात, आपने कही काल्पनिक विकास की बात, तो काल्पनिक विकास के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में कैसा विकास आपने किया ये सारे लोग जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में रेलवे लाइन तक नहीं थी और त्रिपुरा में हमने अभी उसको अगरतला को ब्रॉडगेज लाइन से हमने जोड़ा है। और आज जो रेलवे लाइन जो है अरुणाचल और मेघालय में रेलवे लाइन जा चुकी है। और आपके समय में मैं बताना चाहूंगा, मैं काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। अगर आपके पास तथ्य है तो आप मेरी बात को काट सकती है, लेकिन मैं जानता हूं आपके पास में कोई तथ्य नहीं है। आप फिर कोई ना कोई एक शेर शायरी या कोई एक नैरेटिव गढ़ करके मेरी बात को आप काटेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको तथ्यों के आधार पर बताता हूं, मेरे तथ्यों को आप चैलेंज करिए। 2014 से पहले आपने जो 2014 से 19 तक 2009 से 14 तक आपने 1079 किलोमीटर रास्ता जो है नेशनल हाईवे जो है आपने यूपीए के समय नॉर्थ ईस्ट में बनाया। और 2014 से 19 के बीच में मोदी जी के नेतृत्व में 2731 किलोमीटर नेशनल हाईवे का रास्ता जो है आज जो है नॉर्थ ईस्ट में बना है। आपसे करीब 3 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस हमने इस क्षेत्र में दिया है। आपके समय में मात्र 9 एयरपोर्ट थे, जो आज 16 एयरपोर्ट आज बन चुके हैं। और ये सारी विकास की जो गाथा है, आपने 87,000 करोड़ दिए, हमने 3 करोड़। ये वाली बात आप बता चुके हैं प्रमोद जी, अलॉट किया है। ये आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में बता दिया था। लेकर आए आज प्रमोद जी। इन्होंने काल्पनिक विकास की बात की तो मैंने तथ्यों के साथ उनका उत्तर दिया है। तो पहले आप स्टडी करिए। और लोकतंत्र को पटकनी हमने नहीं दी, आपको पटकनी ममता बनर्जी ने दी, आप उनसे जाके सेटल करिए। ये एक सवाल मैं आपसे, महिमा जी, ये सवाल मैं एक सेकंड, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको दिक्कत किससे है? क्योंकि मेघालय में आपको चोट बीजेपी ने नहीं दी है, एनपीपी ने नहीं दी है, आपकी पार्टी को चोट दी है तृणमूल कांग्रेस ने।
जिसको आप कई बार बी टीम, सी टीम इस तरीके से आप संबोधित करते हैं। नहीं, अभी राहुल जी वो भी विपक्ष बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है टीएमसी, ये बोलकर मुझे मैं उत्तर दे दूं। हाँ जी, देखिए, पहले तो जो इन्होंने बात कही है टीएमसी की, और आपने भी वो सवाल पूछ लिया संकेत जी, तो एक डिस्कोर्स होता है इस देश के अंदर। आज जो राजनीतिक जो हवा चल रही है, जो दौर चल रहा है, मैंने पहले ही निम्नता की बात की। भाजपा इस देश के अंदर राजनीतिक दौर को एक नए निम्न स्तर पर ले आई है, जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग, जहां पर इस तरह का जो संस्कृति है, कल्चर है, वो एक नॉर्म बन गया है। आज ऐसा लगता है कि यही राजनीति करने का तरीका है। आज मैं बहुत सारे चैनलों पर जब सुबह से चर्चा कर रही हूं, तो बात ये चल रही है कि असली नतीजे आने के बाद क्या समीकरण बनेंगे और क्या गठबंधन होंगे, उससे सामने आएगी। अब इन्होंने शेरो शायरी की बात की थी, उस पर खरी उतरते हुए एक बात कहूंगी, सुना दीजिए एक शेर इस पर, आप इनको सुना दीजिए। और उसके माध्यम से 2 सवाल पूछूंगी इनसे, उसका उत्तर ये दे दें तो मान जाऊंगी। बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने, फैज जौनपुरी साहब ने कहा है। तो अब भाजपा के प्रवक्ता भाई से सवाल ये पूछूंगी मैं कि मैंने 2 सवाल पूछे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड और नागालैंड और मेघालय क्रिश्चियन ट्राइब्स को लेकर। आप भी जवाब दे दीजिए, या तो शेरो शायरी में दे दीजिए या कविता सुना दीजिए कोई अटल जी की। मैं देना चाहता हूं उनको जवाब, मेरी बहन को मैं जवाब देता हूं। मेरी बहन सुन लो, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता के कारवा क्यों लूटा, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की बातें ऐसे होती हैं। पूरा हुआ। बस्ती आवाज ये है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारे देश की 700 ट्राइब्स को क्या कहना चाहते हैं, और दूसरी बात ये कि नागा पॉलिटिकल इशू आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा। अरे नॉर्थ मेघालय त्रिपुरा और नागालैंड की जनता आपको बता देगी कि हम क्या कहना चाहते हैं।